हेलो दोस्तों, आज हम क्वेश्चन पेपर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम क्वेश्चन पेपर 10 तक कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज करेंगे स्टार्ट 11th। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन पेपर नहीं देखे, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और ये काफ़ी यूजफुल होंगे आपके लिए। अगर आप रेलवे एनटीपीसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं ये। ठीक है, मैं आपको सुजेस्ट करूँगा आप प्लेलिस्ट में जाकर, अगर आपने नहीं देखा, आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट लगातार देख रहे हैं उनके लिए आज पेपर नंबर 11। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि x 0.4 टाइम्स 3 इंटू में 0.25 इंटू में 0.499 इंटू में 0.125 इंटू में 24 के गुणनफल का निकटतम सन्निकट है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो, कहने का मतलब क्या है, इसका निकटतम सन्निकट मतलब x है जो, ठीक है, इसका गुणनफल कोई भी निकटतम वैल्यू लेनी है। ठीक है, कोई जैसे ये रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ पे कोई वैल्यू लेंगे। ठीक है, इसके निकटतम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। x का मान जो निकालने के बाद आएगा वही आएगा। ठीक है, उसके निकटतम। ठीक है, तो x की वैल्यू मुझे बतानी है। देखो, इसको लिख सकते हैं 0.3 का बार, इसको 25/100। ठीक है, और इसके 0.499। ठीक है, इसके निकटतम से निकट या निकटतम नंबर क्या होगा, 0.5, मतलब कि 5/10। ठीक है, इंटू में 125 बटे क्या आएगा ये 1000, इंटू में है 24। कैंसिल आउट कर दो इसको। तो जिस टाइम आप कैंसिल आउट करेंगे क्या आएगा, ठीक है, देखो पहले इनको कैंसिल आउट करते हैं, इसको फिर सोल्व करेंगे। 25 से कैंसिल आउट कर देते हैं इसको। 25 पंजा 125 और 25 चौका 100, 40 आ गया। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, 5 एकम 5, 5 8 40। ठीक है, 8 तिया 24 और 25 चौका 100। ठीक है, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10। अब ये है 0.3 का बार, तो इसको लिखें 3/9। बार हटाएंगे, एक 9 आएगा नीचे, इंटू में नीचे क्या बचा, नीचे 4 दूनी 2 ये, और ऊपर बचेगा, ठीक है, 3। तो 3 तिया 9, 9 से 9 कैंसिल, क्या आया 1/8। ठीक है, तो x का मान क्या होगा, x का मान ज्ञात कीजिए, ये पूछा था इसने। तो x का मान यहाँ पे आया 1/8। ठीक है, x इजिकल टू 1/8। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, हेडफोन, प्रोजेक्टर। तो आपको पता ही होगा, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जिसे हम बोलते हैं ओसीआर। ओसीआर का यूज हम किस लिए करते हैं, ये एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इसका उपयोग जो प्रिंटेड टेक्स्ट होता है उसको रीड करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसमें से ये आउटपुट है, हेडफोन भी आउटपुट है, प्रोजेक्टर भी आउटपुट है, लेकिन ये क्या है, इनपुट। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। भारत के जो सेकंड पीएम थे, कौन, लाल बहादुर शास्त्री। 1965 में एक सभा को संबोधित करते हुए इसने, ठीक है, रामलीला मैदान दिल्ली में क्या दिया था, जय जवान जय किसान का नारा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन का 80% इसके डैश क्षेत्र पर निर्भर है। तो आप ध्यान रखेंगे, रूर लंबे समय से यूरोप का एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र रहा है और जर्मनी के कुल इस्पात का उत्पादन का 80% इसके ऊपर निर्भर करता है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, सिलोक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, कथन दिया है, सभी मोबाइल घड़ियां हैं, सारे के सारे मोबाइल किसमें आते हैं, घड़ियों में। ठीक है, इसको मान लेता हूँ जी। कुछ घड़ियां पुस्तकें नहीं है और कुछ नहीं है, इसका मतलब कुछ है, पुस्तकें नहीं है, इसका मतलब क्या है, कुछ है, ये मान लेते हैं बुक। निष्कर्ष बताना है, कुछ मोबाइल घड़ियां हैं, कुछ मोबाइल घड़ियां हैं, पहला तो ठीक होगा क्योंकि सारे के सारे मोबाइल किस में आते हैं,
घड़ियों में आते हैं, तो ये कुछ तो होंगे। नेक्स्ट है सभी मोबाइल पुस्तकें हैं। सभी मोबाइल, ये कोई कंपलसरी नहीं है, कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इनमें कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया, ठीक है। लेकिन इसकी कुछ वैल्यू तो है, लेकिन ये वैल्यू इससे इसके अंदर भी आ सकती है और नहीं भी, ठीक है। सभी मोबाइल पुस्तकें हैं, ये नहीं हो सकता। तो क्या कहेंगे यहाँ पे, केवल निष्कर्ष वन पालन करता है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, दूरी और समय के मामले में भारतीय रेल नेटवर्क की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए, जो विवेक एक्सप्रेस है, ठीक है, ये डिब्रूगढ़ से चलती है, कहाँ जाती है, कन्याकुमारी तक। और जो ये रेलवे लाइन है, ठीक है, ये सबसे लंबे रेल मार्गों में से एक है, ठीक है। विश्व में कौन से नंबर पे आता है, 24th नंबर पे आता है ये, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, ठीक है। जो विवेक एक्सप्रेस चलती है, कहाँ से कहाँ तक चलती है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, ठीक है। ये सबसे ज्यादा समय भी लेती है और सबसे ज्यादा दूरी भी तय करती है भारत में। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित बंटन का माध्य 8 है, तो इसमें अनुपस्थित बारंबारता p का मान ज्ञात कीजिए। देखो, अगर आपने 12th में पढ़ा हो, ठीक है, जो माध्य क्या होता है, जब भी डेटा दिया हो, एफ एक्स, ठीक है, समीशन एफ एक्स डिवाइड बाई समीशन एफ, ये बराबर है 8 की। समीशन कैसे निकालते हैं, इनका प्रोडक्ट, एफ एक्स क्या आएगा, इनका प्रोडक्ट। तो मतलब कि, ठीक है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से हाईलाइट हो यहाँ पे। देखो, 3 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 15 प्लस 9 इंटू पी प्लस 11 इंटू 8 और प्लस 13 इंटू 4 डिवाइड पे क्या आएगा, ठीक है, एफ। एफ क्या है इनका, समीशन क्या आएगा, सम क्या आएगा इनका, 6 प्लस 8 प्लस 15 प्लस पी प्लस 8 प्लस 4। जिस टाइम आप इनको ऐड करेंगे क्या आएगा, 6 18 प्लस 40 प्लस 15 7 105 प्लस 9 पी की वैल्यू मुझे निकालनी है, प्लस 11 8 88 प्लस 13 चौके 52, ठीक है। इनको ऐड करेंगे, नीचे वालों को भी, 8 और 6 14, 14 और 15 29, 29 29 और 8 37 और 4 41 प्लस पी भी है साथ में, ये किसके बराबर है, 8 के। अब इनको ऐड करेंगे क्या आएगा, देखो, 40 प्लस 18 58, 58 प्लस 5 105 163, 163 प्लस 88, ठीक है। 163 में मुझे ऐड करना है एक टाइम के लिए। 88 प्लस 52 कितना होगा, देखो, इसमें 2 जोड़ेंगे 90, 90 प्लस 50 140 और इसमें 140 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 14 प्लस 16, ठीक है, 30 303 303 303 प्लस पी 90, मतलब कि ये वैल्यू आई सारी 303 प्लस 9p बटे में 41 प्लस p इक्वल टू 8। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये होगा, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ यहाँ पे, 8 के 8 8 चौका 32 328 और प्लस 8p, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 9p, 328 में से ये उस साइड माइनस का जाएगा, ये इस साइड जाएगा माइनस का, तो p की वैल्यू क्या बचेगी, 25, ठीक है। p की वैल्यू क्या बचेगी, 25। अनुपस्थित बारंबारता, जो p वैल्यू थी जो अनुपस्थित थी, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या आई, 25। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, किसी निश्चित कूट भाषा में टाइपराइटर्स को डैश लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखेंगे।
तो दोस्तों इसमें एक मिस्टेक है, ये था टाइपराइटर्स, इसकी स्पेलिंग गलत है। देखो मैं बताता हूँ क्या है ये। टी वाई, रेलवे एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था, बहुत सारे एग्जाम है जिनमें क्या है एरर थे, बहुत सारी शिफ्ट थी। टी वाई टी ई, बीच बीच में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जिनमें क्या था एरर था। उसके बाद टाइप राइटर्स, डब्ल्यू आर आई, राइटर्स में क्या है डबल टी था यहाँ पे, क्योंकि देखो ये पेयर गिने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ 11 लेटर हैं। और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो 11 से 12 तो नहीं बन सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एरर था, यहाँ डबल टी आएगा। तो इसको इसने लिखा पीई टी वाई आर डब्ल्यू टी ई आई टी एस आर, आई टी एस आर, ठीक है। और किया क्या है इसने वो भी देख लेते हैं। देखो यहाँ देखने से डायरेक्ट पता लगेगा, ये पीई यहाँ आ गया, मतलब कि ये पेयर ये ऐसे शिफ्ट हो गया, और ये वाला टी वाई है, ठीक है, ये ऐसे शिफ्ट हो गया वैसे ही, ठीक है। फिर इसने बनाया दो का पेयर, देखो डब्लू यहाँ आ गया, आर यहाँ आ गया। फिर उसके बाद इसने बनाया, ठीक है, ये चारों लेटर है यहाँ पे, तो इस चार का पेयर बनाया, ठीक है। तो ये दो आई टी ये चले गए यहाँ पे, और टी ई ये पेयर ऐसे कैसे यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब उसके बाद इन दो का पेयर एस यहाँ आ गया, आर आ गया। तो यही पेयर बनाना है मुझे, देखो अब ये दो पेयर, ठीक है, ये बी आर, ये लास्ट में इस सेकंड, देखो ये दो पेयर बाद में आएंगे, पहले ये आएगा। मार्कर चेंज कर लेता हूँ एक टाइम के लिए। देखो ये बी आर, चार उठाएंगे पहले, चार पेयर, ठीक है। तो ए आई पहले शिफ्ट होगा, उसके बाद बी आर आएगा, सभी ऑप्शन में है ए आई बी आर, ठीक है। अब उसके बाद बनेगा दो का पेयर, ठीक है, एस इधर आएगा, एन उससे जाएगा, एस एन। उसके बाद चार का पेयर, ठीक है, आर एम आएगा, टी ओ लास्ट में जाएगा, आर एम टी ओ, ठीक है। यहीं से भी चेक कर सकते हैं, आगे भी कर लेते हैं, लास्ट ई आर, ठीक है। ई आर में आर पहले हो जाएगा, ई लास्ट में चला जाएगा। देखो ए आई बी आर, ए आई बी आर सभी में है, एस एन आर एम, एस एन आर एम, ठीक है, इसमें तो नहीं है, एस एन इसमें भी नहीं है, ठीक है, एस एन इसमें भी नहीं है, एस एन आर एम टी ओ आर ई, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ठीक है। जो केवलादेव है ये है भरतपुर, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में। इसे भरतपुर पक्षी विहार भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, राजस्थान में, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, यदि कोई आदमी 20 पुस्तकें 1800 रुपये में बेचता है तो उसे 5 पुस्तकों के बराबर क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो एक पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो इसको कई तरह से कर सकते हैं। देखो 20 पुस्तकें बेची उसने, मान लेते हैं एक पुस्तक का जो सीपी है, सीपी ऑफ वन आर्टिकल या वन बुक, ठीक है, क्या है, 1 रुपीज है। तो उसने कोई चीज 20 एस की सेलिंग प्राइस में बेची, कितने बेची, 1800 में, तो उसको क्या हुआ, 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। देखो अब अगर एक पुस्तक 1 रुपए की है तो 20 पुस्तक कितने की होगी, 20 रुपए की, सीपी, प्रॉफिट कितना हुआ, 5 सीपी के बराबर। और ये किसके बराबर है, ठीक है, ये किसके बराबर है, एसपी ऑफ, ठीक है, 20 बुक। तो यहाँ से 25 सीपी किसके बराबर है, 20 एसपी के बराबर है। और जो 20 एसपी की वैल्यू क्या है, कितनी है, 1800। तो एक
एक की वैल्यू क्या आएगी, एसपी की वैल्यू क्या आएगी, एक पुस्तक का जो सेलिंग प्राइस क्या आएगा 1800 डिवाइड बाय 20, 90। एसपी की वैल्यू अगर 90 है तो 25 सीपी दिस, तो सीपी की वैल्यू क्या आएगी बटे में 25, 25 चौका 100, 18 चौक 72। ठीक है, तो एक पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो क्या आएगा 72, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करना था, देखो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं इसको। आपको पता है अगर एक पुस्तक की वैल्यू ठीक है 1 रुपये है तो 20 उसने बेची, तो 20 की वैल्यू 20 होगी, ठीक है, प्लस 5 ये भी है, मतलब कि 25 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1800। तो एक की वैल्यू क्या आएगी, एक बुक का वैल्यू तो क्या आएगी 1800 डिवाइड बाय 25, यहाँ से क्या आएगा 72। क्वेश्चन नंबर 11, इसरो ने चंद्रयान-1 को अंतरिक्ष यान को डैश में प्रक्षेपित किया। इसे चंद्रमा पर ठोस बर्फ की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए विशिष्ट रूप से सुसज्जित किया गया था। तो आपको पता ही होगा, ठीक है, चंद्रयान-1 इसको कब भेजा गया था, 22 अक्टूबर 2008 में, ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, 5 tan अल्फा बराबर है 4, तो मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। देखो 5 tan अल्फा, तो tan अल्फा की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट निकालेंगे, क्या आएगा tan अल्फा, ठीक है, किसके बराबर होता है sin अल्फा बटे में cos अल्फा, और ये है ये 5 बटे में चला जाएगा 4/5, मतलब कि sin अल्फा की वैल्यू 4 पुट कर देते हैं, cos अल्फा की 5, ठीक है, तो 4 5 पुट करेंगे तो इसकी जगह 4 और यहाँ पे भी 4, इसकी जगह 5, यहाँ पे 5, ठीक है, यहाँ पे भी 5। देखो 5 इंटू 4 20, माइनस है 5 दिए 15, 5 चौका 20, यहाँ पे प्लस है 5 दूनी 10, मतलब कि 5 ऊपर आएगा 30 नीचे आएगा, 5 छिक्का 30, 1/6, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, ये डायरेक्ट क्यों पुट कर देते हैं मैं बता देता हूँ। देखो साइन अल्फा क्या होता है, लंब बटे करण, और कोस अल्फा होता है आधार बटे करण। करण तो दोनों में क्या है, ये वैल्यू तो दोनों में, ये लंब होता है, ये आधार, ये करण, ये वैल्यू बटे में दोनों के सेम आएगी, ठीक है, एलसीएम लेंगे कैंसिल आउट हो जाएगी वो, इसलिए इसको यूज में नहीं लेंगे, डायरेक्ट जल्दी से सोल्व करने के लिए हम इनका डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, किस वर्ष में तत्कालीन शहशाह चार्ल्स पंचम, ठीक है, या जॉर्ज वी ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था। जॉर्ज फाइव ने 1911 में, ठीक है, जो दिल्ली को आधिकारिक तौर पर ब्रिटिशों की राजधानी घोषित किया था, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, ऐसी वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ता तत्काल आवश्यकता की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए लाया जाता है, डैश कहलाती हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है, कैपिटल गुड्स, ठीक है, कैपिटल गुड्स वो वस्तुएं जैसे मशीनरी, ठीक है, कोई भी चीजें जिससे हम क्या करते हैं इन्वेस्ट करके लाते हैं, इसके लिए दूसरी वस्तु बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, ठीक है, इसमें सारे मशीनरी उद्योग, ठीक है, उपकरण, वाहन, एवरीथिंग सारी चीजें आ गई। तो ऐसी वस्तुओं को क्या कहा जाता है, कैपिटल गुड्स, जो अपनी नीड के लिए नहीं बल्कि दूसरी वस्तुओं का उत्पादन के लिए यूज की जाती हैं, दैट इज कॉल्ड पूंजीगत वस्तुएं, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, यदि क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया, क्या है बनाया जाता है, तो नए घन की भुजा ज्ञात कीजिए। देखो 3 घन पिघलाएंगे तो एक नया बनाएंगे, तो वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा पिघलाने के बाद, ठीक है, तो वॉल्यूम कह सकते हैं, जो इनको अलग अलग तीनों को पिघलाया इसका वॉल्यूम क्या आएगा, पहले का इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, ए के क्यूब के बराबर, उसको वजह ए मान लेते हैं,
3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। ठीक है, तो ऐड करेंगे, देखो 12 और 6 18, 18 2 20। ठीक है, 200, 7 और 4 11 5 16, मतलब कि 216 बराबर है ए के क्यूब के। तो ए किसकी वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू आएगी 6। ठीक है, तो नए घन की भुजा क्या आई, 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। तो 2011 के अनुसार जो अरुणाचल प्रदेश है, इसका क्या था, सबसे कम है घनत्व 17 व्यक्ति, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे ज्यादा पूछता है अगर, वो किसका है, बिहार का। बिहार का कितना है सबसे ज्यादा 2011 के अनुसार, 1106, ठीक है, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, कहते हैं पी क्यू और आर एक कार से यात्रा कर रहे हैं। पी पहले घंटे के दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से कार चलाता है। ठीक है, पी ने चलाई प्रति घंटा कौन सी स्पीड से, 40 की, पहले घंटे। उसके बाद क्यू आया, क्यू अगले 2 घंटे के दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से कार चलाता है। आर अगले 3 घंटों के दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से कार चलाता है। यदि वे अपने गंतव्य स्थल पर ठीक 6 घंटे पर बाद पहुंचते हैं, तो उनकी लगभग माध्य चाल ज्ञात कीजिए, मतलब उनकी एवरेज स्पीड बतानी है। देखो पहले चलाई पी ने, स्पीड क्या थी पहले घंटे 40, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। ठीक है, ये निकालना है मुझे। तो फर्स्ट घंटे किसने चलाई, पी ने, स्पीड थी 40 की। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम, टाइम लिया 1 घंटा। उसके बाद आया क्यू, अगले 2 घंटे चलाई उसने। ठीक है, स्पीड थी 50 की, टाइम था 2 आवर, प्लस उसके बाद आया आर। ठीक है, अगले 3 घंटे कौन सी, 60 की स्पीड से। तो टोटल डिस्टेंस ये आ गया, और टोटल टाइम कहता है कितना लिया, 6 घंटे बाद पहुंचे वो, 6 घंटे। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या आएगी, ये क्या आया, एवरेज स्पीड। ठीक है, ए एस कह सकते हैं एवरेज स्पीड, 40 प्लस 100 प्लस 18 180 डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो 140 प्लस 180, 18 और 14 कितना होता है, 32, 320 डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो क्या आएगा, 6 पंजा 30, बचेगा 2। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 3 18, मतलब कि 53 पॉइंट समथिंग। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में डैश के उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे। तो ध्यान रखेंगे, BHU जिसे बोलते हैं बनारस हिंदू, ठीक है, विश्वविद्यालय, इसका उद्घाटन हुआ था उस टाइम पे 1916 में। ठीक है, जिसमें एनी बेसेंट ने भी भाग लिया था 1916 में। ठीक है, इसी के उद्घाटन समारोह के समय क्या हुए थे, गांधी जी लोगों से रूबरू हुए थे। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के उप प्रधानमंत्री 1977 से 79 तक डैश थे। जो जगजीवन राम है, ठीक है, ये क्या थे, 1977 से 79 तक भारत के उप प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1946 में, ठीक है, अंतरिम सरकार जो बनी थी, उसके क्या है, मंत्री सबसे युवा मंत्री भी थे, युवा मंत्री क्या थे, श्रम मंत्री, श्रम मंत्री। इसको बोला जाता है बाबूजी के नाम से भी इसको जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 20, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 0.000327 में से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो।
तो आपको पता ही होगा जो 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324 होता है। तो 324 का रूट करूंगा, ठीक है, तो क्या आएगा 18 आएगा, तो वहीं से अंदाजा लगेगा। ठीक है सब, इसके बाद 300, ठीक है 20 की लाइन में कौन सा है नंबर जो क्या बनाएगा, स्क्वायर रूट बनाएगा। ठीक है, तो क्या आना चाहिए, 3 to 4 आना चाहिए। तो मतलब सबसे पहले तो ये है कि 3 घटाना पड़ेगा हमें 7 में से, तभी 4 आएगा लास्ट डिजिट। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब ये 0.03 है, हमें तो 7 में से घटाना है ना, तो कितने, ठीक है, लास्ट डिजिट के बाद कितने जीरो आने चाहिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ऑप्शन कौन सा होगा, 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, 7 इंटू 0.7 इंटू 0.07 इंटू 0.007 इंटू में 70 का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसका मान कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 7 कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 5 टाइम्स है, मतलब 7 इंटू 7 49, 7 इंटू 7 49, 4 बार हो गया, 1 बार हो रहा है, ठीक है। और नीचे देखना है कितने जीरो आएंगे, देखो एक, इसके नाम के 2 जीरो और इसके नाम की 3 जीरो, तो 2 और एक 3, 3 और 3 6, इससे कैंसिल हो जाएगी, नीचे आएगा 10 की पावर 5। ठीक है, इसको सोल्व करना है मुझे, इसको सोल्व करना है मुझे। देखो ये कैंसिल तो नहीं आएगा, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ से पता लग जाएगा नीचे 5 है, तो मतलब कि तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगी, 5 आएंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, सोल्व भी कर सकते थे इसको। देखो अपना माइंड का यूज करना है, स्मार्ट अप्रोच का यूज करना है आपको, इसको सोल्व करना भी कोई मुश्किल नहीं था। अभी मैंने, ठीक है मैं डालूंगा कुछ वीडियो बना के कि शॉर्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं 50 से कम नंबर का। तो 49 का स्क्वायर निकालना है, मैं क्या करता है इसमें से एक कम है, ठीक है उसका स्क्वायर कर देते हैं, 0 1 आएगा। इसका पास नंबर आता है 50, 50 का हाफ करेंगे 25, उसमें से जो एक, ठीक है माइनस कर देते हैं। ठीक है, जो एक कम है उतना ही माइनस कर देते हैं। इसकी 7 से मल्टीप्लाई करता है, 7 0 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14 2 16। ठीक है 168 0 7, ये तो सभी में था। ठीक है, इससे इतना, इससे बटे में 10 की पावर 5 थी, यहाँ से भी हो गया सोल्व क्वेश्चन। लेकिन इससे फिर भी टिपिकल है क्योंकि मल्टीप्लाई करना, ये चीजें करना। ठीक है, यहाँ से मैंने माइंड का यूज कर लिया, आपको भी ऐसे ही करना है। ठीक है 10 की पावर 5, सबसे पहले यही देख लिया कि यहीं से क्वेश्चन सोल्व हो गया। नहीं आता, कई बार क्या होता है कि ये सेम भी हो सकता है, ठीक है कुछ ना कुछ डिजिट का डिफरेंस है, लेकिन आपको निकालना पड़ जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या आना चाहिए, स्क्वायर भी निकालने आना चाहिए। ठीक है, आपकी मल्टीप्लाई करने की स्पीड होनी चाहिए, कैलकुलेशन, तो आपको सारी चीजें आनी चाहिए। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर की जाती है तो 15,000 रुपए की राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर पर एक वर्ष में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो अर्धवार्षिक निकालना है तो रेट आ जाएगी हाफ, तो रेट क्या आ जाएगी 2%, मतलब 2% मीन्स कोई वैल्यू क्या होगी, 50 से 1/50 आएगा, 50 से 51 होगी पहले साल। ठीक है, पहले 6 मंथ, नेक्स्ट भी 50 से 51 होगी, तो निकाल लो। ठीक है, इतने से इतनी होगी, ये तो एक तो रेशियो मेथड है, एक तो ये ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, एक ट्री मेथड से करेंगे। 15,000 रेट होगी कितनी, 2%, 15,000 का 2% निकालेंगे, 2% मीन्स 1/50, तो 1/50 निकालेंगे, ये से जीरो कैंसिल, 5 3 15, 300 आएगा। एस आई, पहले साल एस आई सी आई दोनों सेम होता है, सेकंड साल, ठीक है 300 आएगा, और लेकिन इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, 300 पे इंटरेस्ट मिलेगा कितना, 1/50, तो 1/50 निकालेंगे इसका, जीरो से जीरो, 5 6 30, 6 आएगा, मतलब 300 प्लस 300 प्लस 6 कितना आएगा, 606। ये सारा क्या होता है, सी आई। ठीक है, और ये क्या होता है, एस आई। ये सारा जोड़ेंगे अमाउंट होता है, ये होता है प्रिंसिपल। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। इससे भी कर सकते हैं, कई बार क्वेश्चन इससे इजी बढ़ जाएगा, इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा।
ठीक है, आपको सारी अप्रोच आनी चाहिए। किसी को बिल्कुल भी नहीं आता, फॉर्मूले से भी कर सकता है इसको। ठीक है, रेट का हाफ कर देगा तो ठीक है सी आई निकाल लेगा। कैसे? पी प्लस वही आर बाई 100 उसका स्क्वायर 2 टाइम्स पावर करनी है, अमाउंट आ जाएगा, प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। ठीक है, तब भी 606 आएगा, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, आपको ये दोनों अप्रोच ज़्यादा यूज करनी है। क्वेश्चन नंबर 23, एक सभागार में ध्वनि का सातत्य या परसिस्टेंस बोलते हैं इंग्लिश में, ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है और इसे डैश कहा जाता है। देखो, साउंड किसी भी ऑडिटोरियम हॉल या कहीं पे बार बार रिफ्लेक्ट होगी, उसे क्या बोलते हैं? परसिस्टेंस। और परसिस्टेंस होता है जो, ठीक है, रिपीटिशन, बार बार साउंड का रिफ्लेक्शन होता है, उसे इंग्लिश में बोला जाता है रिवर्बरेशन। रिवर या आर ई बरेशन, स्पेलिंग में मत जाओ, क्या होता है? रिवर्बरेशन बोलते हैं। और इसी को हिंदी में बोला जाता है प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि, ठीक है, या गुंजन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर, ठीक है, पद निवेश की गई किसी धनराशि पर 15 वर्ष का साधारण ब्याज निवेश की गई राशि के 3/4 के बराबर होगा? देखो, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, मान लेते हैं प्रिंसिपल, कहते हैं प्रिंसिपल पर रेट बतानी है। ठीक है, आर बताना है मुझे, पी इंटू आर बाई 100 इंटू में टाइम क्या है? 15 साल। ठीक है, इस ये हो गया ब्याज 15 साल का। ये कहता है कितना होगा? पी का 3/4, कितने, किस रेट से, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर। तो पी से तो पी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये आएगा, तो आर की वैल्यू क्या आएगी? ये 3/4 है यहाँ पे, 100 मल्टीप्लाई में आएगा और 15 नीचे आएगा, 3 पंजे 15, 5 का 20, 20 पंजे 100। तो आर की वैल्यू आई 5%। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, वो कथन दिया हुआ है, मुझे इसके कार्यवाही बतानी है और कौन सा स्ट्रॉन्ग एम्पलीफाई करता है ये बताना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में कैसे करते हैं इसको, पहले स्टेटमेंट को देखते हैं अच्छे से, अब इसका इम्प्लीफिकेशन देखते हैं कौन से में सही होता है। अपने माइंड से कुछ भी नहीं इसमें बनाते अपनी तरफ से, जो इसकी बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होगी, बेस्ट इम्प्लीफिकेशन होगी, वो इसका आंसर होगा। देखो, पहला, सड़क दुर्घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, इसलिए बहुत बात बोली है। अब देखते हैं कि कौन सा इसको सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट, सड़क सरकार को जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने चाहिए जिसमें सख्ती से यातायात नियमों का पालन करने पर जोर दिया जाए। ठीक है, ये हो सकता है एक टाइम के लिए। सेकंड में पढ़ लेते हैं, सरकार को नए वाहनों के पंजीकरण की सीमा तय करनी चाहिए। देखो, अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे, देखो क्या हो रही है, सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। तो इसका मतलब क्या है? सरकार को कौन सा काम करना चाहिए, ज़्यादातर जरूरी कौन सा है? सरकार को जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने चाहिए जिसमें सख्ती से यातायात नियमों का पालन करने पर जोर दिया जाए। यातायात के नियम पालन करेंगे, ठीक है, और सख्ती से पालन करेंगे यातायात के नियमों का, जागरूकता फैलेगी। ठीक है, कार्यक्रम शुरू करेगी सरकार जागरूकता वाले, तो इससे दुर्घटनाएं कम होंगी या इससे होंगी? नए पंजीकरण करने से। ठीक है, इसकी सीमा तय करने से, तो आप कहेंगे इससे होगी। इसका तो कोई कुछ है ही नहीं रिलेशन, इससे तो दुर्घटनाएं कम नहीं हो सकती। तो कौन सा बेस्ट सिंपलीफाई करता है इसको? फर्स्ट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कौन सा होगा? केवल एक पालन करता है, ठीक है, कार्यवाही या निष्कर्ष वन पालन करता है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।